Nobody loves anything more than freedom. Even secondary to freedom is the highest value love can be. Sacrifice for freedom, but freedom cannot be. हम सेक्रीफाइस करते हैं लव के लिए, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लव के लिए, ऐसे रिलेशनशिप में आने के लिए, अपने कॉन्सेंशली बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए। तो सिचुएशन पर हो कि करियर या एज ए लव को हम चॉइस करें, तो आपको ये मेंटली एंड मेच्योरिटी के लेवल पर सोच। वर्ल्ड में जो भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें पसंद आता है, जिसे हम लाइक करते हैं, या तो हम उसे अच्छा कहकर टाल देते हैं या फिर हम उसे एक प्यार का नाम दे देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, पीपल्स हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या कुछ भी इस वर्ल्ड में जो भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट हो, हम उसे एज ए डिज़ायर पसंद करने लग जाते हैं। यही आज इस टॉपिक को लेकर इस वीडियो को कंटिन्यूसली रखेंगे कि हाउ इज़ बेस्ट चॉइस ऑफ करियर एंड लव। लव मीन्स your responsibility, your understanding, your maturity. And काफ़ी लोग इस बात से बिल्कुल अपोजिट साइड है कि लव यानी करियर, करियर यानी लव। एंड कुछ मेजॉरिटी लोग ही अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एंड लव को सेकेंडरी। लव है क्या? जब एज ए कोई पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है, आपसे वो क्रश करने लगता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और आप उसे या तो आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ सिचुएशन के थ्रू उस बात को आप पेंडिंग पर रहने देते हो, या आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो भावनात्मक जो ऊर्जा है, वो कुछ ज़्यादा ही होता है उस समय, फिर आप उसे इमीडिएटली अपने विद रख लेते हो। इस संसार में हमें दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, वो चीज़ है आपकी लाइफ, आपकी अवेयरनेस, एंड सेकेंडली आपकी लव। एज ए लव है क्या? अलग अलग पीपल्स ने, अलग अलग लवर ने इस लव को डिफाइन कुछ इस तरह से कर रखा है कि हमें एज ए लव को अपने पर्सपेक्टिव के ज़रिए समझना होगा। अलग अलग टाइप्स हैं लव के, अलग अलग मेच्योरिटी लोगों ने अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर बताया है। लव यानी आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके एज ए करियर। लव यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव आपके अपोजिट पर्सन और आपके ही अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लेवल पर है। एक अच्छा रिलेशनशिप उस इंसान का बनता है जो इंसान लव को एज ए नहीं, एज ए मैच्योरिटी के लेवल पर सोचता है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर सोचता है, अपने इमोशनल के थ्रू नहीं। क्योंकि इमोशनल तो कभी आएगा और कभी नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे पर काम करता है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग लव के लिए आपके पॉजिटिव और दोनों एस्पेक्ट को मिलाकर एक जो उनका सिंथेसाइज करके जो समीक्षण बनता है, वो एक्सपेक्ट करता है पर्सन पर। काफ़ी लोग लव को एज ए करियर मान लेते हैं, काफ़ी लोग लव को एज ए इस तरह से मान लेते हैं कि लव ही कुछ नहीं है।
नो, ये दोनों एस्पेक्ट लोगों के गलत हैं। लव के 3 टाइप्स होते हैं जो कि हमारे ऑल ओवर पीरियड तक रहता है। लव यानी आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपके थॉट्स हो गए। लव यानी आपके इमोशंस हो गए। लव यानी आपके बिहेवियर हो गए। एंड जो भी आपके बॉडी के अंदर है वो आपके लव हो गए। एंड जो आपके बाहरी लव है वो आपके साथ वाले लव हो गए। जो आपके अंदर है वो आपके परमानेंट लव है, और जो आपके बाहरी वाले लव हैं वो आपके साथ वाले लव हैं। इसको समझो। काफ़ी लोग इसी एस्पेक्ट पर रहते हैं कि मैं अपना करियर तभी स्टार्ट करूँगा जब लव मुझे कुछ एज ए कोई पार्टनर ऐसा मिल जाए जो मेरे लिए कोलिब्रेशन का काम करे, जो मुझे कॉम्प्रिहेंड करे, जो मुझे सही डायरेक्शन दे। उनका एस्पेक्ट बस इसी चीज़ पर रह जाता है, तब वो इमीडिएटली यूं ही शादी कर लेते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लोगों की। उनके बच्चे हो गए एंड फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इश्यूज होने शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं कि लव बहुत बेकार की चीज़ है। हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स होते हैं प्रॉब्लम को लेकर, अपने शादी को लेकर, अपने करियर को लेकर। इतने सारे एस्पेक्ट्स हमारे माइंड पर पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, जिससे हमें अपने जब हम कुछ भी गोल्स को शुरू करते हैं तो यही फ्रस्ट्रेशन को सोचकर हम शुरू नहीं कर पाते कि लव या करियर। ब्यूटीफुल शब्द लव का रहता है आपका कलेक्शन उस पीपल के साथ जो पीपल आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ रहता है, आपके अंडरस्टैंडिंग से मैच करता है। वही आपके सहयोग, आपके ऑब्लिगेशंस, आपके लॉन्ग टाइम तक परसिवियर रहने की आपके स्वाभाविक रह जाता है, स्वाभाविक आपके बन जाता है। ये मैटर नहीं करता कि वो लोग आपके एज ए पार्टनर को लेकर और आपके बारे में लेकर क्या सोचते हैं। ये आप उस इंसान को पता होनी चाहिए जिस इंसान को लगता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लव को लेकर, वही अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करेगी, या वही अपॉर्चुनिटीज़ को मेरे को देगी, या वही अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड होगा। हमारे लव स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं। लव्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आपकी पेरेंट्स के साथ होता है जब आप चाइल्डहुड में होते हो। सेकंड आपके एज ए फ्रेंड के साथ होता है जब आप फ्रेंडली स्कूल्स में होते हो, कॉलेज में होते हो, या किसी भी स्ट्रीट में आपके फ्रेंड के साथ फ्रेंड मिल जाते हैं, उनके साथ आप कन्वर्सेशन करते हो, वो फ्रेंड बन जाता है। एंड बहुत सारे, तो उसी के बीच में कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं जिन्हें हम अपने हार्ट में कहीं छुपा लेते हैं। एज ए उनका एस्पेक्ट, उनका बिहेवियर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रह जाता है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे एज ए करियर पर भी, एज ए हमारे डायरेक्शन पर भी। कुछ लोग लव को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा
उनके अंदर ओवर थिंकिंग रह जाती है कि लव, अगर हमने लव को चॉइस किया, अगर हम रिलेशनशिप में आ गए, अगर वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा तो हमारी ओवरऑल टाइम जितनी भी हमने मीट की है उसके साथ, जितने भी हमने कन्वर्जेशन किया है उसके साथ, वो टाइम फिर वापसी नहीं आएगा। वो टाइम फिर हमें रिग्रेट देगा कि हमने अपने करियर पर वो टाइम क्यों नहीं दिया। ये लोगों के एस्पेक्ट हर उस एज पे रहता है जो एज वो अपने वर्क को फॉलो करते हैं। तो कभी जल्दीबाजी में कुछ लोग ये भी कर लेते हैं कि इमीडिएटली मैंने शादी करनी है। हाँ भाई, शादी कर ली एंड अगर आप लोग उस पर्सन, अगर शादी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो उस पर्सन से जानो जिसने असलियत में शादी की है, जिसका पर्सपेक्टिव ही शादी को लेकर कुछ और है। और पॉजिटिव वे में अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो उस इंसान के साथ करो, अगर नेगेटिव को देखना है तो उस इंसान के साथ करो जो इंसान ने इमीडिएटली अपने इमोशंस पे आकर शादी की है। वहाँ से आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके सुनने लायक होगी। एक बार पूछना उनसे कि आपने किस एज पर शादी की, क्यों की, और अब करके क्या आप पर रिग्रेट है, अब शादी कर आप पे क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या डिप्रेशन है। एक बार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करना ऐसे उस पर्सन के साथ जिसने अर्ली एज में शादी की है। वहाँ से आपके बोथ एंड राइट पर्सपेक्टिव का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सोचो, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली लेवल पर कुछ लोग शादी को एज एक अपने ओन लाइफ की, अपने ऑल ओवर पीरियड टाइम के लिए समझ लेते हैं। एज ए शादी को लेकर उन्हें क्या मिलता है, उन्हें मिलता क्या है। अगर हमने पूछ लिया किसी से कि आपको मिला क्या शादी से, उनका जवाब क्या रहेगा? सोचो, वो इमीडिएटली आपको कहेगा भाई तू भी एक बार शादी करके देख ले, तेरे को पता लग जाएगा कि तूने किसके साथ शादी की है। तो आपको रियलाइज आएगा कि शादी तो नॉर्मली एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ओवरऑल टाइम तक फ्रस्ट्रेशन देने वाला चीज़ है। नॉट, ये भी गलत एस्पेक्ट है। शादी मीन्स आपकी कॉम्बिनेशंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके थॉट्स, आपके एज ए करियर चॉइस, आपकी हैप्पीनेस। शादी उस इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो इंसान कुछ समझ नहीं पा रहा, पूरा फंस चुका है। वो या तो करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा, या करियर को भी उसने डिसाइड नहीं किया, या इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसने अभी तक ऐसे कुछ सोचा ही नहीं। शादी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी अर्ली एज में जब उसको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। आखिर में प्यार होता क्या, आखिर में फ्यूचर होता क्या, करियर होता क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि शादी करने के बाद उस पर्सन को
सोचेगा अरे वाह, इससे बढ़िया तो हम करियर पर ही फोकस करेंगे। रेस्पेक्ट पीपल्स के हैं ऐसे। एक अच्छा रिलेशनशिप तब बनता है जब आप एक अच्छे जोन पर रहते हो, एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हो, एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करते हो। एक अच्छा रिलेशनशिप तब बनता है जब आपके एस्पेक्ट दोनों के कॉम्बिनेशंस पर फॉलो होता है, नॉट अदर। पैसे नहीं है, घर नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, क्या करूं? हम जल्दीबाजी में ये कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने जो किया वो बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही प्रेशियस था, अब नहीं करना है इसे। बाद में रियलाइज होते हैं अदर पीपल्स को। अगर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहूँ कि शादी मीन्स आपकी अज्यूमिंग, कि आपने पहले क्या अज्यूम किया है एंड बाद में क्या आपने अंडरस्टैंड किया है। ये मेरा एंड मेरे एक्सपीरियंस लाइक जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे अंडरस्टैंडिंग लाइक जो भी मैंने सुना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मानना और फिर जानना बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आपने पहले मान लिया कि बेस्ट चॉइस क्या है, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, फिर यहाँ तो ठीक है कि आपने पहले माना, फिर बाद में आपने अंडरस्टैंड किया। गलत कहाँ है? जहाँ पर आपके और एज ए पार्टनर के एस्पेक्ट दोनों के बैड और राइट डायरेक्शन पे। कोई कह रहा है कि मैं सही हूँ और कोई कह रहा है कि मैं सही हूँ। यहाँ पर गलत चीज़ हो जाती है उस इंसान के साथ जिसे अज्यूमिंग और अंडरस्टैंडिंग में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है रिलेशनशिप में एंड अज्यूमिंग सेकेंडली प्रायोरिटी है एज ए रिलेशनशिप में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जिस एज में मैं हूँ उस एज में काफ़ी लोग होते हैं जिनकी हार्मोन्स बहुत ही उतल उतल कर रही होती हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है बाहर निकलने के लिए, बहुत ही रिड्यूस करने के लिए प्रिपेयर होती है। जब भी हम टीनेजर में पहुंच जाए, हमें ये गलती नहीं करनी कि हम अनजाने में ना जाने में हमने कौन सा कदम उठा लिया है। क्योंकि टीनेजर में दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर उन पे एज ए प्यार को लेकर एक्साइटेड बहुत होते हैं, एज ए लव को लेकर, एज ए करियर को लेकर एक्साइटेड बहुत होते हैं। इन दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये दो हार्मोन्स थोड़ा नोट कर लो कि ये बाद में बहुत काम आएगा। मेरे लिए तो है ही है, बाकी ऑल ओवर पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा।
एक्सोटोनिक और सेरोटोनिक, ये दो हार्मोन्स है जो हमारे ब्रेन में एज ए प्यार को लेकर रिड्यूस करता है, कंटिन्यूसली चलता है एज ए फीलिंग को, और अवेयर बनाता है एज ए जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो। सोचना है इसके बारे में, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि प्यार या करियर। किसी का तो करियर के डायरेक्शन में ये पता ही नहीं होता, उन्हें ये क्लैरिटी ही पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, तब वो अनकॉन्शियसली अपने लाइफ को तो भुला देते ही हैं और एज ए पार्टनर के भी। फिर बाद में यानी 1-2 साल बाद, शादी के बाद, उन्हें ये कॉन्शियसली ये रियलाइज होता है कि मुझे ये कदम मैच्योरिटी के लेवल पर उठाना था। इसी बात में उन्हें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे इनके इम्पैक्ट अपने ही रिलेशनशिप में पड़ता है, जिसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। बहुत ही एक एथेंटिकली, बहुत ही पर्सपेक्टिव, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ओशो ने प्यार के बारे में एक सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया है प्यार को। एज एन ओशो कहते हैं, नोबडी लव एनीथिंग मोर देन फ्रीडम, इवन secondary to freedom is the highest value love can be. Sacrifice for freedom, but freedom cannot be sacrificed for love. समझो इसको, वो क्या कहना चाहते हैं। फ्रीडम, लव आपका फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ही आपका लव है। सोचो ये किस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उन्होंने बात की है लव को लेकर। किस लेवल पर उन्होंने ये कहने की, ये बताने की कोशिश की है कि लव होता क्या है। हम सेक्रीफाइस करते हैं लव के लिए, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लव के लिए, एज ए रिलेशनशिप में आने के लिए, अपने कॉन्स्टेंटली बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए। बट अगर वही सेक्रीफाइस एज ए कुछ परसेंट अपने लव को दे, कुछ परसेंट अपने करियर को दे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होगी वही इस बात को समझ सकते हैं, नॉट अदर। ओशो कहना चाहते हैं कि और प्यार ही स्वतंत्रता है। फर्स्ट, स्वतंत्रता के बिना प्यार नहीं हो सकता, फ्रीडम के बिना लव इम्पॉसिबल है, और प्यार के बिना फ्रीडम पॉसिबल है। लेकिन इसके सेक्रीफाइस करना, आपके इस गट फीलिंग को मिटाना ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उस टीनेजर की है, जो टीनेजर अपने मेंटली और अपने इमोशनली बिहेवियर को समझ रहा है। मेरी सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाएगी, मेरी फीलिंग रिड्यूस हो जाएगी उस पीपल के साथ, एंड मेरे इन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं होगी। शादी से पहले, शादी के बाद पूछना उस इंसान से कि क्या ये सब कुछ मिला तुझे जो तूने एक्सपेक्ट किया था। पूछना एक बार क्या मिलता है।
मैं एज ए थ्योरेटिकली नहीं कह रहा,